अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, अब फाइनल काउंटडाउन शुरू हो गया है और जैसा कि लोकसभा से वक्फ बिल पास हो गया है और अब राज्यसभा में भी उसे पास होने में चंद घंटे बाकी हैं, उसके बाद ये कानून की शक्ल लेगा और वक्फ बिल के जो संशोधन का मसला 7 महीने से पूरे देश भर में छाया हुआ था उसका समापन होगा और राष्ट्रपति की मुहर के पश्चात ये पूरे देश भर में एक कानून वक्फ पर लागू होने वाला है। आज इस विषय पर खुली चर्चा को आयोजित करते हैं। बहनों भाइयों, वक्फ बिल को पास होने में बस चंद लम्हे शेष हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी बिना तैयारी के और बिना होमवर्क के कोई काम नहीं करती, उसने इस बात को इस बार भी प्रमाणित किया। लोकसभा में तमाम कयासों के बावजूद जनता दल यूनाइटेड, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, यहाँ तक कि बीजू जनता दल ने भी भारतीय जनता पार्टी के इस बिल को सपोर्ट कर दिया है। 288 वोट के साथ ये बिल पारित हुआ लोकसभा के भीतर और राज्यसभा में अब इसको पास होने में बहुत थोड़ा सा वक्त शेष है। बहनों भाइयों, इससे बदलाव क्या आएगा, अंतर क्या आएगा और वक्फ बिल में ये जो संशोधन आ रहे हैं, क्या वाकई में मुसलमानों की जो ज़मीनें हैं उनका जो खुर्द बुर्द किया जा रहा है ये सुव्यवस्थित और प्रबंधित होगा? क्या इससे वो ऑप्टिमम रेवेन्यू सरकार हासिल करके मुसलमानों की भलाई के लिए लगा पाएगी, या फिर ये सिर्फ मुसलमानों को टाइट करने के लिए, अपीजमेंट के लिए और मुसलमानों को ठीक करने के मकसद से लाया जा रहा है? इंटेंशन क्या है, इसके बारे में खुली चर्चा करते हैं। वैसे सदन में पिछले 2 दिनों से चल रही बहस से पूरा देश देख रहा है, हर जितने भी महत्वपूर्ण वक्ता हैं सबकी बात रखी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबसे तार्किक बात, तथ्यपूर्ण बात जो प्रस्तुत की वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रखी। उन्होंने हर उस कयास को, हर उन आशंकाओं को निर्मूल और खारिज किया जिसको लेकर विपक्ष को एतराज था। तो क्या वाकई में एक अच्छा इंटेंशन है? क्या इस इंटेंशन को सिर्फ विपक्ष आलोचना के दृष्टिकोण से देख रहा है? और दूसरी बात, विपक्ष को उम्मीद थी कि शायद नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू माइनॉरिटीज वोट के चलते इस बिल के पे कुछ रोकने की कोशिश करेंगे, बैरियर लगाएंगे, स्पीड ब्रेकर लगाएंगे या डाइवर्ट करेंगे। पर बहनों भाइयों, ऐसा नहीं हुआ। ललन कुमार ने खुला सपोर्ट किया, यानी जेडीयू की तरफ से हुआ। चिराग पासवान खुला सपोर्ट, जयंत चौधरी खुला सपोर्ट, चंद्रबाबू नायडू खुला सपोर्ट। और अब तो थोड़ी देर पहले जब मैं डिबेट में आ रहा था तो बीजू जनता दल ने भी अपने राज्यसभा सांसदों से कहा है कि अपनी आत्मा के आधार पर वोट करिए। तो वैसे भी उनके सांसदों की ज़्यादातर आत्माएं जो बीजेडी के सांसदों की रही है वो फिजिकली भी बीजेपी में चले गए हैं और आत्माएं वैसे भी बीजेपी के ही आसपास बीजेडी सांसदों की भटक रही है। तो क्या ये बिल बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव है या फिर ये पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा है बीजेपी का? आज हम इस विषय पर खुली चर्चा करते हैं। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए हैं। ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। सरकार ये बोल रही है कि ये बिल लैंड मैनेजमेंट को लेकर के है, ना कि किसी धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए। तो सरकार ने ये सब ढोंग किया है, दिखाया है कि हमने सबकी सुन ली, लेकिन एक हालांकि चर्चा तो सबकी हुई, लेकिन सरकार ने की आखिर में अपनी। वक्फ बिल लोकसभा में पारित हुआ, उसका स्वागत। राज्यसभा में भी निश्चित तौर से पारित हो जाएगा, ऐसा विश्वास। और ये माननीय नरेंद्र मोदी जी का मजबूत नेतृत्व है, दृढ़ इच्छा शक्ति है और हर मामले में पारदर्शिता होनी चाहिए। इस बात को ध्यान में रख करके काम किए जा रहे हैं। कुछ माफिया किस्म के लोग उसका फायदा उठा रहे थे, अब गरीब मुसलमानों को लाभ मिलेगा। वक्फ बिल एक तो जल्दबाजी में लाया हुआ है और इसमें विपक्ष की कोई राय नहीं ली गई। कोई जो सत्ता पक्ष जो चीजें चाहता था वो लाया है, विपक्ष ने जो उसमें आपत्तियां की थी बिना उनसे बातचीत की उसको खारिज कर दी गई। अपने नाकामियों को छिपाने के लिए, अपने जो वादा किया हिंदुस्तान की जनता से उसको छिपाने के लिए, उसको केवल भ्रमित करने के लिए ये बिल लाकर प्रदेश की जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। प्रदेश की जनता जान गई है।
तो बहनों भाइयों, अभी जब मैं आपके साथ ये परिचर्चा कर रहा हूँ, राज्यसभा में बस फाइनल की ओर ये मामला बढ़ रहा है और जैसा कि उम्मीद है लोकसभा में जो हुआ राज्यसभा में भी वही होगा। बीजेपी के पास पर्याप्त तो बहुमत है कि इस बिल को वो सदन से पास करा ली जाए और ये कानून भी बन जाएगा। अभी अलग बात है कि कोर्ट में जाकर ये इस मसले का कोई जुडिशियल रिव्यू होगा या नहीं होगा। वैसे जो भी कानून इस देश में बनते हैं उनका जुडिशियल रिव्यू करने का अख्तियार भारतीय अदालतों को है। तो ये मामला अभी कोर्ट में भी जाएगा, लेकिन ये कानून की शक्ल लेने जा रहा है, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। मेरे साथ आज की चर्चा में डॉक्टर समीर सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, अनूप संडा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उमाशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी मेरे साथ मौजूद हैं, AIMJ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अरुण राजभर SBSP के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और प्रवक्ता, और फरंगी महली दारुल उलूम के प्रवक्ता सुफियान निजामी साहब भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। मेरे साथ डॉक्टर समीर सिंह हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आजकल आपकी मुसलमानों में बड़ी दिलचस्पी है, उनको लेकर आप बहुत कानून वगैरह बना रहे हैं, इतनी मोहब्बतें मुसलमानों से कैसे? ब्रजेश जी, देखिए, मेरी आपत्ति इस बात की है कि मेरी दिलचस्पी मुसलमानों में है। 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बने तो उनकी दिलचस्पी, उनका एक भी भाषण नहीं बता सकते जो उन्होंने देश के अंदर धर्म और संप्रदाय की बात की हो। उन्होंने सबके साथ, सबके विकास और सबके विश्वास के साथ बात की और 125 करोड़ की बात की। उसमें माननीय मोदी जी ने देश के अंदर तमाम सारे लोगों की भलाई के लिए काम किया, गरीबों के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, मजलूमों के लिए काम किया और देश के विकास और देश के उत्थान के लिए उन्होंने निरंतर फैसले लिए। हाँ, ये जरूर है कि विपक्ष को कुछ ऐसे हमारे फैसले हैं जो धर्म के चश्मे से वो देखते हैं। मैं सिर्फ 3 वक्फ की बात नहीं करता, मैं 4 कानूनों की बात करता हूँ। 3 तलाक माननीय मोदी जी ने इस देश की संसद में लाया और उस पर कानून बनाया, वो समाज की बेहतरी के लिए था। 370 हमने ख़त्म किया कश्मीर के अंदर, हमारा नारा था, हमने उस एजेंडे को अपने घोषणा पत्र में लिया था और हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने उस पर कड़ाई से सदन में रखते हुए विषय को कहा कि हम 370 ख़त्म करने की बात कहे थे, हमने किया। नागरिकता कानून को हम लेके आए तो भी विपक्ष हाय तौबा मचा रहा था। आज वक्त पर भी विपक्ष हाय तौबा मचा रहा और झूठ बोल रहा। मैं जिन 4 कानूनों की बात कही, 3 तो देश में लागू है, तीनों की बेहतरी और तीनों का जो रिस्पांस है समाज के अंदर, वो इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी देश के लिए, समाज के लिए, भारत के उत्थान के तो लिए, मुझे बताइए कि ये मुसलमानों के हक में कैसे है? आप मुझे पॉइंट्स बताइए कि ये मुसलमानों के हक में कैसे है? आज लोकसभा और राज्यसभा के अंदर बहस हो रही है, लोकसभा में कल हो चुकी है, कितनी विस्तार से इस पर चर्चा हुई है। वक्फ की जमीन है, वक्फ को एक कानूनी जामा पहना के कैसे मुस्लिम समाज का विकास हो सकता है, कैसे उस पैसे का उपयोग हो सकता है, कैसे उस भ्रष्टाचार को हम रोक सकते हैं, कैसे हम उनको तालीम दे सकते हैं, कैसे हम उनके बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। और जो विपक्ष भ्रम फैला रहा है उस पर भी माननीय अमित शाह जी ने बड़े विस्तार आप से। मुसलमानों की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं? ब्रजेश जी, मैं पहले दिन से काम कर रहा हूँ। सरकार की योजनाओं का, किसी भी सरकार की योजना का 25 से लेके 50% तक लाभ सिर्फ मुसलमानों को प्राप्त हुआ। हमारे सरकार की एक भी योजना धर्म और जाति के आधार पर, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार की हो और चाहे केंद्र की हो, नहीं है। लाभार्थी सभी समाज के वर्गों से है। हमने कभी धर्म के आधार पर कोई योजना नहीं बनाई। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जनता और देश के 125 करोड़ की जनता हमारे विकास के केंद्र बिंदु में है। हम जब बिजली देते हैं तो सभी धर्मों को देते हैं, हम सड़क बनाते हैं तो सभी धर्मों के लिए देते हैं। हम 3 जिले को बिजली नहीं देते ब्रजेश से। उत्तर प्रदेश में अगर दंगा नहीं होता है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के नाते, तो उसका लाभ मुस्लिम समाज को भी मिलता है, उसका लाभ किसी एक को नहीं मिलता। जिस पार्टी के पास एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुसलमान ना हो, केंद्र में एक भी मंत्री ना हो और उत्तर प्रदेश में भी एक दिखाने के लिए मंत्री हो, वो पार्टी कह रही कि वो मुसलमानों की मोहब्बत में बेकरार है। विजय जी, ये तो बहुत हास्यास्पद है। उत्तर प्रदेश में आधा दर्जन विधान परिषद के सदस्य और सरकार में मंत्री, एक सरकार
एक ही है, अल्पसंख्यक कल्याण का मंत्री एक ही है, एक ही विभाग है, तो हमने मंत्री बनाया है और आधा दर्जन जनप्रतिनिधियों को हमने भेजा है। ऐसा नहीं है। देखिए, चश्मे अलग हैं देखने के लिए। जब आप अल्पसंख्यक की बात करते हैं तो सभी अल्पसंख्यक समाज के आने वाले लोगों की बात होनी चाहिए। वक्फ पर आज चर्चा कर रहे हैं, वक्फ पर जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, जो समाज के अंदर विरोधी, आज अखिलेश यादव का भाषण लोकसभा के अंदर सुन लीजिए, आप राहुल गांधी की बातों को सुनिए, कांग्रेस की बातों को सुनिए, मल्लिकार्जुन खड़गे की बातों सर मैं को सुन लिया सुनिए। सर, थैंक यू सर। तो आप इस बात को देखेंगे कि वो निरंतर समाज के अंदर भ्रम फैला रहे हैं और हम निरंतर समाज सूफियान के निजामी, अंदर थैंक यू उनके सर। विकास के लिए काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मैं सूफियान निजामी को आमंत्रित करता हूं, थोड़ा वो बेहतर और बेटर तरीके से कम्युनिटी के बारे में बता पाएंगे कि इस कानून जो बनने जा रहा है इसके बारे में कम्युनिटी क्या सोचती है। निजामी साहब, स्वागत आपका। तो बताइए, ये मुसलमानों के हक में है या उनके खिलाफ है? देखिए ब्रजेश भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने शुरुआत में अपनी बात अर्ज़ करने का मौका दिया है। देखिए, अगर बीजेपी ये बात कहे, जैसे अभी हमारे डॉक्टर समीर सिंह साहब एक लंबी चौड़ी तकरीर में उन्होंने वजाहत की है कि ये मुसलमानों के उत्थान के लिए, मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के लिए और मुसलमानों की माशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए बिल लाया गया है, तो ये सिर्फ़ एक हास्यास्पद गुफ्तगू होगी, मज़हक़ा के गुफ्तगू होगी। क्योंकि मैं बात इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ क्योंकि आपने देखा कि जब माइनॉरिटी का बजट है, अल्पसंख्यकों का जो बजट है, वो ऑलरेडी सरकार कम कर चुकी है। मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप जो मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए जारी की गई थी, वो भी सरकार बंद कर चुकी है। इसके अलावा आप देखें कि जब कोई यात्रा निकलती है तो मुसलमानों को ये हुक्म दिया जाता है कि आप वहाँ पर अपनी दुकानों पर अपना नाम लिखेंगे। इसके अलावा आप ये देखें कि जब कोई छोटी सी गलती होती है तो बुलडोज़र हमारे मकानों पे चलाया जाता है। अब आप वक्फ की अगर बात करें तो वक्फ में डॉक्टर समीर साहब को अभी मौका मिलेगा, एक पॉइंट ऐसा बता दें कि जिससे मुसलमानों का उत्थान होने वाला। हालांकि जिस करप्शन की और जिस भ्रष्टाचार की ये बात कर रहे हैं, उस भ्रष्टाचार में जो वक्फ अमेंडमेंट बिल से पहले की सूरत हाल, जो मौजूदा वक्फ एक्ट है, उसमें ये सज़ा थी कि अगर कोई मुतवल्ली भ्रष्ट पाया जाता है तो उसको 2 साल की सज़ा हो सकती है। सरकार ये बिल ला रही है, इसमें यह कह दिया कि साहब जो सज़ा होगी वो गिरफ्तारी उसमें नहीं होगी, उसमें कोई सज़ा का प्रावधान नहीं रखा है। तीसरी बात आपने ये की, सर्वे कमिश्नर हटा दिए, एडिशनल सर्वे कमिश्नर हटा दिए। एक पॉइंट आपने और कर दिया कि अगर कोई वक्फ को ज़मीन देना चाहे, जायदाद देना चाहे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो 5 साल से मुसलमान हो। दूसरी जगह पर यह कानून नहीं है। अगर कोई हिंदू अपनी ज़मीन मठ और मंदिर में देना चाहे तो उसके लिए ये कानून नहीं है कि उसका हिंदू 5 साल के लिए होना ज़रूरी है, बल्कि यहाँ शर्त ये बात कौन सर्टिफाई करेगा कि फला व्यक्ति 5 साल से कम से कम मुसलमान होना जरूरी मुस्लिम है या नहीं? ये कैसे डिसाइड होगा? जी सर नहीं, यही तो मसला है सर कि अब आप ये देखें कि आप शहद में जो जहर है उसमें शहद मिलाकर पेश कर रहे हैं और दुनिया को ये कह रहे हैं कि यह शहद है। आपने पूरा, आपका 10 साल का इतिहास है, आपने मदरसों के बारे में क्या किया? मदरसों को आपने कहां से कहां पहुंचा दिया। अभी ट्रिपल तलाक की ये बात कर रहे थे। जब ट्रिपल तलाक का बिल आया तो एक नारा दिया गया कि मुस्लिम महिलाओं का उत्थान होगा। होना तो यह चाहिए था कि नहीं मुस्लिम महिलाएं, तमाम मुस्लिम महिलाओं को रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन कम से कम वो महिलाएं जिनको आपने पॉलिटिकल इस्तेमाल किया। अभी जब ट्रिपल तलाक का मसला हुआ था तो आप ही के हमारे साथ कितनी मुस्लिम एक्टिविस्ट हमारी बहनें बैठती थीं जो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती थी कि बहुत अच्छा मोदी जी कर रहे हैं। आज उनका नामो निशान नहीं है, उनको पूछने वाला कोई नहीं है कि वो गई कहाँ है। आप उनको रिजर्वेशन दे देते, उनके लिए कोई सीट निर्धारित कर देते। लेकिन सरकार का पक्ष भी मुसलमान को टिकट न मुझे देने लगता है वाली आपने पार्टी, यूनियन होम मिनिस्टर का जरूर स्टेटमेंट सुना होगा। एक भी मुसलमान को, जी मैंने सुना है, उन्होंने कुछ तर्क प्रस्तुत किए। हालांकि हालांकि आप कह रहे हैं कि जहर 2 बातें हैं, शहद में दिया जा रहा है, मैं उस पर बात लेकिन कुछ पक्ष भी उन्होंने रखे हैं, क्या उन्हें कंसीडर किया आपने? नहीं, मैं उस पर मैं उसी पे बात कर रहा हूं सर। देखिए सर, उसमें दिक्कत यह है ब्रजेश भाई कि सुबह किरण रिजिजू साहब ने अपने स्टेटमेंट में यह कहा कि वक्फ जो अथॉरिटी होगी या वक्फ बोर्ड होगा उसमें 1 गैर मुस्लिम 2 गैर मुस्लिम शामिल किए जाएंगे। आप ऑन रिकॉर्ड वो है, उसको आप कोट कर सकते हैं। शाम को झूठ बोल दिया गया कि नहीं कोई मुसलमान परेशान ना हो, वक्फ बोर्ड में कोई गैर मुस्लिम नहीं रखा जाएगा। आप लिखित में कह रहे हैं कि नहीं 2 गैर मुस्लिम हम इसमें शामिल करेंगे। आपका जो कार्य मंत्रालय, जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्री है, वो बयान दे रहा है ऑन रिकॉर्ड
कि इसमें हम गैर मुस्लिम शामिल लेकिन करेंगे, ऑन और रिकॉर्ड शाम को आप भारत कह की रहे हैं कि संसद नहीं, में इसमें हम गैर गृह मुस्लिम शामिल मंत्री करेंगे। नंबर 2 की पोजीशन वाले नेता अगर आपको या आपकी कम्युनिटी को ये भरोसा दिला रहे हैं नो अरे इस्लामिक सर, मेंबर, जी जी बिल्कुल, तो क्या आपको मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? जी सर बिल्कुल मानना चाहिए। इससे पहले जो हमारे राजनाथ सिंह साहब थे, उन्होंने भी एक भरोसा दिलाया था मुसलमानों को कि किसी भी मुसलमान को देशद्रोह की नज़र से या देश के खिलाफ जाने की नज़र से नहीं देखना चाहिए। उसके बाद कितने बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ उनको पाकिस्तान भेजने की बात की। कल मैं आपके चैनल पर बैठा था सुबह, एक समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता साहब को भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने पाकिस्तान जाने की बात दी और उनसे कहा कि आप पाकिस्तान चले जाएं। तो आप गृह मंत्री की बात कर रहे हैं साहब, गृह मंत्री कुछ बयान देते हैं, सर। आपकी पार्टी के नेता कुछ बयान देते हैं, तो ये विरोधाभास जो है कैसे नजर आएगा? मैं दूसरे चरण में आपके बाकी विचार विचारों को सम्मिलित करूंगा। और आजकल बड़े चर्चित हैं मौलाना शहाबुद्दीन मेरे साथ इस वक्त परिचर्चा में मौजूद हैं। आजकल सुबह होते ही कोई ना कोई इनका बयान आता है और देश भर में फिर उस पर तकरार भी शुरू हो जाती है। मौलाना साहब शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बताइए कि अब तो कानून बनना लगभग तय है, ये आपके हित में है या आपके खिलाफ है? मोहतरम, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और आपने दावत दी, मौका दिया। वक्फ संशोधन बिल वक्त की ज़रूरत है, हालात और ज़माने के तकाजे हैं, जिसकी वजह से आज लोकसभा में पास हुआ और इंशाअल्लाह राज्यसभा में भी पास हो जाएगा। और देखिए, ये कोई नया कानून नहीं है, नया संशोधन नहीं है। तरमीम और तब्दील ज़रूरतों के हिसाब से होती रहती है। ये 100 साल पुराना है। 1923 से लेकर के आज की तारीख तक देख लीजिए, तरमीम और तब्दील होती रही है। खुद गुज़श्ता जो कांग्रेस की गवर्नमेंटें थी, 4 से 5 बार कांग्रेस की गवर्नमेंट ने भी तरमीम और तब्दील किया, इसमें संशोधन किया। और आज मौजूदा मोदी जी की हुकूमत में भी ज़रूरतों के हिसाब से तरमीम और तब्दील हो रही है। दरअसल ज़रूरत क्यों पेश आई, मैं उसकी वजह बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ी वजह यह है कि वक्फ बोर्ड पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां भी हैं और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में, ये सब करप्शन का अड्डा बन चुके थे। मुतवल्लियों से मिलकर के, भूमाफियाओं से मिलकर के, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, मेंबरान और संबंधित अधिकारी, ये लोग तालमेल करके करोड़ की जमीनों को रेवड़ियों के भाव बेच रहे थे और उस पर अपना ताजमहल तामीर कर रहे थे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे थे और वहां से होने वाली जितनी भी आमदनी थी वो सारी अपनी पॉकेट में जा रही थी। जबकि वाकिफ की मंशा ये है, जिसने जमीन वक्फ की है, उसकी मंशा ये है कि इस जमीन से होने वाली आमदनी गरीब, कमजोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों पे खर्चा की जाएगी। और जबकि हकीकतन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। इसलिए हुकूमत को जरूरत पेश आई कि वक्त में संशोधन आपने अभी सुफियान निजामी साहब की भी बात सुनी। इनका ये मत है कि ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी और उनके हक और हुकूक पर एक ख़तरा है और जानबूझकर इल इंटेंशन के साथ इसे लाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। मुझे लगता है आपने उनको भी उन इशूज़ को एड्रेस करना चाहिए जो सुफियान साहब ने उठाए। देखिए, अब आपने खतरे की बात कही है, पिछली वाली बात मेरी मुकम्मल नहीं हुई, मगर मैं अब खतरे वाला जो सवाल आपने किया उसको मैं बताना चाहता हूँ। इस बिल से मुसलमानों को कतरन कोई खतरा नहीं। खतरा उन लोगों को है जिन्होंने अपनी आलीशान बिल्डिंगें बना रखी हैं, अपने आलीशान आशियाने बना रखे हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बना रखे हैं, ईदगाह की जमीन पर कब्जा करके शादी हाल बना रखा है, सेंटर वगैरह बना रखे हैं। इन लोगों को जरूर खतरा है कि गवर्नमेंट ये बिल पास होने के बाद फिर हुकूमत जो है इन लोगों से बासपुस जरूर करेगी। और आप ये मानते हैं कि इससे आम मुसलमानों को कतई परेशान होने की जरूरत नहीं है? जी हाँ, मैं बिल्कुल मानता हूं कि आम मुसलमानों को इससे कोई खतरा नहीं है और न मस्जिदों को खतरा है, न दरगाहों को खतरा है, न कब्रिस्तान को, न ईदगाह को। अभी आपने डॉक्टर समीर सिंह को सुना होगा जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हाँ, वो मुसलमानों को मोहब्बत भरा पैगाम भेज रहे हैं, गले लगाना चाहते हैं आपको। मैं आपका सवाल समझ नहीं पाया। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को मोहब्बत का पैगाम देना चाहती है और उनसे कहती है कि हम आपसे प्यार करते हैं। मानने या ना मानने, या शंका करें इनके इरादों पर? नहीं, हम तो किसी के नियत पर शक नहीं करते। सुफियान भाई, मैं समय दूंगा, प्लीज वेट अपनी बारी का। जी, आप मौलाना साहब कंटिन्यू।
जुबान से जो भी शख्स सर, कह देगा मौलाना फतवा साहब की उसी बात पर का दिया जवाब दे दूं, जाएगा। फिर आगे आपको अगर कोई सुफियान जुबान साहब, से प्लीज वेट मोहब्बत करना का पड़ेगा इजहार- सर, प्लीज। हाँ। अगर कोई मोहब्बत का इजहार कर रहा है तो हम भी Thank you, sir. उससे मोहब्बत का इजहार करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। मैं अब मेरे साथ बने रहिएगा, दूसरे चरण में आपको और सुफियान साहब से मुझे काफी ढेर सारी बातें ब्रजेश भी भाई, करनी है। मैं शहाबुद्दीन साहब की बात का जवाब सर दे दूं, प्लीज वेट सर, तो प्लीज अपनी बारी में सर। मुझे सर आगे प्लीज, डिबेट बढ़ जाए। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, आप अपनी बारी की प्रतीक्षा करें सर। इसमें सारे प्रवक्ताओं को नहीं, समय है बहुत- और बहुत अनुशासन जरूरी भी इसी एक बात बात पे। छोटी सर सी प्लीज जहन वेट में सर, आई। मैं आपसे शहाबुद्दीन साहब पर्सनली के हवाले रिक्वेस्ट से कर रहा हूं एक छोटी सर, सी बात डिबेट का जहन में नियम आई। ना तोड़ें सर। आई रिक्वेस्ट चलिए, यू सर चलिए, प्लीज। चलिए, अनूप चलिए। संडा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपकी पार्टी इतनी Thank you. खुली मुखालफत क्यों कर रही है इस बिल की? आपके पास कारण क्या है? हमारी पार्टी इसलिए मुखालफत कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस एजेंडे को लागू करना चाहती है जिसके तहत स्वर्गीय माधव शिवराव सदाशिवराव गोलवलकर ने कहा था कि इस देश के 3 आंतरिक खतरे हैं। उसमें पहला नाम उन्होंने मुसलमानों का लिया था, दूसरा ईसाइयों का लिया था। हमारा ये मानना है कि ये सरकार इस देश के मुसलमानों को जानबूझ करके नीचा दिखाना चाहती है, उद्वेलित करना चाहती है, उग्र करना चाहती है, उनके सब्र का इम्तहान ले रही है। इस सरकार को इस बात पर शर्म करनी चाहिए कि देश की 15% आबादी अगर अपनी सरकार के ऊपर चुनी हुई सरकार की नीयत पर विश्वास नहीं कर पा रही है तो उस सरकार को ये सोचना चाहिए कि हमारे तरीकों में कौन सी कमी रह गई। भाई, 2 हमारे पास लीडर हैं, देखिए अभी एक मौलाना साहब तो सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, वो अब उनके अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि इस विचारधारा, अभी समीर सिंह जी ने कहा और इन्होंने कहा कि विपक्ष झूठ फैला रहा। हम तो ये कहना चाहते हैं कि इस देश में झूठ को साधिकार बोलने की जो ताकत भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के लोगों में है वो किसी और विचारधारा में है ही नहीं। तो आप प्रेरणा क्यों नहीं वो लेते हैं इनसे? एक तरह नहीं, वो प्रेरणा, उनकी प्रेरणा कहीं और से आती है और अच्छी चीजें सीखी जा सकती, कोई बुराई नहीं। नहीं, वो अच्छी चीज उनको लग सकती है झूठ बोलना, लेकिन हमें नहीं लगती। हम तो ये कहना चाहते झूठ हैं, देखिए संसदीय नहीं, असत्य बोलिए, असत्य या कह सत्य दीजिए, से परे सत्य बोलिए। से परे बोल दे रहा हूं, सुधार देता हूं, सत्य से परे असत्य भाषण। अगर असत्य भाषण का कोई ओलंपिक हो तो इनको स्वर्ण पदक आपको मिल क्यों जाएगा। लगता है कि मुसलमानों की जमीनें कब्जा हो जाएंगी या मुसलमानों के हक हुकूक मारे जाएंगे? मुझे उसके कारण बताइए। देखिए, उसका एक पहला सवाल ये है, एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं। राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट बना, उस ट्रस्ट में डीएम उसका पदेन सदस्य है और उसमें यह लिखा गया कि अगर डीएम मुसलमान हुआ या गैर हिंदू हुआ तब एडीएम उसकी जगह पर पदेन सदस्य होगा। यानी आप प्रभु श्री राम जिन्होंने शबरी के बेर खाए थे उनके नाम पर बने ट्रस्ट में एक गैर हिंदू को जगह नहीं देना चाहते हो, किसी पिछड़े को जगह आप नहीं देना चाहते हो, और मुसलमान से आप कहते हो कि दिल बड़ा कर लो, हम तुम्हारा सुधार करना चाहते हैं। अरे कौन सा सुधार आप करना चाहते हैं? समीर सिंह मैं एक क्लैरिटी और एक सवाल है आपसे। आपने ठीक है, वो बात तो उन्होंने सही कही कि उन्होंने जब ये बिल प्रस्तुत हो रहा था तब किरण रिजिजू ने वो बात कही थी, लेकिन शाम को जब 6 बजे कल लोकसभा में यूनियन होम मिनिस्टर बोल रहे थे तो उन्होंने ये बात कैटेगरिकली कही कि कोई भी गैर इस्लामिक व्यक्ति इसका सदस्य नहीं होगा। तो हम वही बात मानेंगे जो बाद में यूनियन होम मिनिस्टर ने कही। हम वो बात आपको उनकी बात पर इतबार क्यों नहीं है? हम वो बात मानेंगे जो बात लिखित में है। हम तो ये कहना चाहते हैं, फिर दोहरा रहा हूं, बयान देखिए, लोकसभा में दिया बयान जिंदगी भर पीछा करेगा। हाथी के दांत खाने के और है और दिखाने के और है। आपको डाउट है इनके ऊपर? बिल्कुल। मैं डॉक्टर अंबेडकर का एक कोट याद दिलाना चाहता सर हूं, कंक्लूड करें। जिन्होंने कहा था कि अच्छा से अच्छा संविधान और कानून भी अगर गलत हाथों में जाएगा तो उसके दुरुपयोग की संभावनाएं रहती है। एक उदाहरण आपको दे सर कंक्लूड करें। एक उदाहरण देता हूं। ये कह रहे हैं कि हमारी नीयत बहुत साफ है, हम कानून के दायरे में सब करना चाहते हैं। आज भी 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद के 4 मुस्लिम परिवारों का घर जो गिराया गया था बुलडोजर से, उसके ऊपर एक आदेश दिया कि उनके घर बनने चाहिए, उनके साथ गलत हुआ है और उनको 10-10 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। क्या वो जब घर गिराए गए थे तो कानून की आड़ नहीं ली थी प्रशासन ने? कानूनी प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट ने भर्त कर तो दिया। हाँ, तो यही कह रहा हूं, जिनके खिलाफ मुआवजा ना उनका आप सुनो मेरी बात, जिन जिन अफसरों में सम्मिलित रहे होंगे ना, सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर उनकी एसीआर में लग जाएगा और आपको पता है उनको उनका कैरियर खराब होगा। ब्रजेश भाई, ये उनका नुकसान है, हो तो गया। लेकिन उन 4 परिवारों की पीड़ा और ये पैसा जानते हो कहां जाएगा? ये सरकारी कोष से जाएगा, तो ये दंड की तरह वसूला भी उनसे उस व्यक्ति की पीड़ा भी तो समझिए। थैंक यू सर। जिसका घर 24 घंटे की नोटिस पे गिरा दिया जाता है और कहा जाता है कि हम कानून के दायरे में काम कर रहे हैं। मैं उमाशंकर हमारा मानना है कि सरकार कानून की बात करके
आगे चल के मुसलमानों की हक तलफी बहुत करना बहुत चाहती धन्यवाद है। सर। उमाशंकर पांडे, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। उमाशंकर जी, आपकी पार्टी इस बिल के विरोध में क्यों है, जबकि सरकार कह रही है कि उनका इरादा मुसलमानों के हक और हुकूक को वापस दिलाना है? आपको इनके ऊपर शंका क्यों है, कारण क्या है? देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहली बात तो जेपीसी का गठन हुआ था, जिसमें तमाम मेंबर्स ने डिसेंट नोट्स दिए थे संशोधन के लिए, और सरकार ने उसे स्वीकार नहीं किया। जो पहले से तय किया हुआ था उसी बिल को लोकसभा और राज्यसभा में रख दिया, और उसमें जो तमाम नए प्राविधान किए गए वो एंटी मुस्लिम है, वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो फेडरल स्ट्रक्चर है हिंदुस्तान का ये उसके भी खिलाफ। उसके तर्क दीजिए। अभी आप पूछ रहे थे कि 2 नॉन मुस्लिम नहीं रहेंगे, ये तो उन्होंने कह दिया, लेकिन उसमें स्पष्ट सेक्शन 9 और 14 में प्राविधान है कि 2 नॉन मुस्लिम रहेंगे, सेक्शन 9 और 14 में। अब वक्फ की संपत्ति के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी जमीन है। पांडे जी, टोकना नहीं चाहता, लेकिन जब होम मिनिस्टर ने कहा है ना, तो जब ये फाइनली बिल बनेगा ना, तो उनकी उस बात को सम्मिलित किया जाएगा, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करते हैं सरकार को पूरी, और मिनिस्टर अपने मंत्रालय को रिपोर्ट। मैं ब्रजेश जी यही कह रहा हूं कि अगर यूनियन होम मिनिस्टर ये लोकसभा में कह रहे हैं तो इसको डालने का क्या मतलब है? फिर इसको हटा देते, क्योंकि हो हम सकता है लोगों विचार ने तो बदल गए पहले 4 से घंटे बाद। ऑब्जेक्शन किया था। अच्छा, और आगे आ जाइए, वक्फ बाय यूजर, पहले ये नियम था, इसको हटा दिया गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 500-400 साल पहले किसी का कोई संपत्ति वक्फ हुआ है, वो कहां से अपना दस्तावेज देगा? ब्रजेश जी, भैया आप एक सेकंड बताइए। सुन लो, आपको थोड़ी अब clarity- मैं कोई सरकार को डिफेंड नहीं, पर मेरी एक बात सुन लो, मेरी बात आ ये सुन लो, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, पीछे नहीं जा सकते। जिस दिन का है उसी दिन से ये लागू करेंगे, तो पीछे वालों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये डिस्प्यूट आप नहीं तय करेंगे ब्रजेश जी, यही तो मैं कह रहा हूं। पता है ये डिस्प्यूट कौन सॉल्व करेगा? स्टेट गवर्नमेंट का कोई जब अधिकारी ये तय रेट्रोस्पेक्टिव है करेगा। ही नहीं तो कैसे तय होगा जी? नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का अधिकारी तय करेगा। अगर वक्फ का कोई डिस्प्यूट है, मैं आपको बता दे रहा हूं, ये सेक्शन है समझते हो, बाकायदे। पूर्व से लागू, नहीं, तो पूर्व से लागू नहीं है। नहीं, जिस दिन से नियमावली बनेगी उस दिन से वो लागू माना जाए। रिटन डॉक्यूमेंट है, बाकायदे सेक्शन में मैं मेंशन कर दूं। अब जो मैं सुन पाया वो बता रहा हूं। बाकायदे लिखा है कि वक्फ का बाकी समीर सिंह बताएंगे कि क्या है सच्चाई। मैं बता दूं मोटे मोटे, जिस पर ऑब्जेक्शन है, वक्फ का कोई डिस्प्यूट होगा, स्टेट गवर्नमेंट का अधिकारी तय करेगा। और कौन वक्फ तय कर सकता है? 5 साल प्रैक्टिसिंग इस्लाम का जो मुस्लिम होगा वो वक्फ कर सकता है। वो एक और चिंता वो की बात। कौन तय करेगा कि ये 5 साल से जिलाधिकारी। नमाजी है कि नहीं? वो जिलाधिकारी। सरकार का अधिकारी तय करेगा। यानी कि कौन मुस्लिम है कौन मुस्लिम नहीं है, ये सर्टिफिकेट देने का अधिकार किसको मिल गया? स्टेट एक काम कर सकते हैं, सुनो, अधिकारी को। और सबसे बड़ा शहर काजी को तय कर देंगे ना, डीएम से कह देंगे ऊपर। ये बिल में लिखा है। थैंक यू सर। और लास्ट अरुण राजभर, एक लास्ट बात सर आप बोलिए सर। थैंक यू सर, लास्ट बहुत सहयोग कर दो, महत्वपूर्ण, लास्ट अच्छा 10 सेकंड, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसके लिए पूरा बिल है। इतनी संपत्ति है, इसको हड़पने की ये साजिश है, क्योंकि बाकायदे प्राविधान किया गया है कि सरकार को ये पावर है, जब वो चाहेगा वक्फ की संपत्ति को सरकारी संपत्ति घोषित कर देगा। और सरकारी संपत्ति घोषित करके वो किसको दे देगा? सर, ये सरकार के हाथ में चला गया। अरुण राजभर, जमीन हड़पने की बहुत साजिश धन्यवाद है। सर, थैंक यू सर। अरुण राजभर, एसबीएसपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और प्रवक्ता हैं। अरुण जी, स्वागत आपका। आपकी पार्टी क्या इस बिल के पक्ष में है? अगर है तो ये विपक्ष को और तमाम मुस्लिम समाज के नुमाइंदों को ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि ये उनके खिलाफ है और उनकी ज़मीनें हड़पने के लिए है, कब्जा करने के लिए? देखिए, वही लोग यह बात कह रहे हैं जिन लोगों ने जमीन को कब्जा करके गरीब मुसलमानों को इंसाफ नहीं देना चाहते या पासमानदा मुसलमानों को न्याय नहीं देना चाहते। अगर इसको सिंपल भाषा में समझा जाए तो जो ओबीसी वर्ग है या दलित वर्ग है, जो उसमें मजबूत है वो अकेले लाभ ले रहा है, जो दलित में कमजोर है वो अकेले लाभ ले रहा है। वही हाल है मुसलमान में, जो मजबूत है वो कमजोर को लाभ नहीं देना चाहता है, न उसको लाभ दिलाना चाहता है। अब देश की सरकार अगर उनको लाभ दिलाने के लिए प्रयास कर रही है, लोकसभा में प्रस्ताव ला करके उस पर चर्चा, सभी लोग अपना चर्चा कर रहे हैं, तो चर्चा के दरमियान तो सुहेल भारतीय समाज पार्टी यही चाह रही है कि मुस्लिम समाज के जो कमजोर वर्ग हैं, जो सामाजिक रूप से पीछे हट गए हैं, जो शैक्षणिक रूप से कमजोर हो गए हैं, जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो पाए हैं, जो सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं, ऐसे लोगों को सरकार अगर लाभ देना चाहती है तो फिर उन लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? मैं तो देख रहा हूँ लखनऊ में ही जितने वक्फ की जमीनें हैं, यहाँ के जो चेयरमैन हैं या जो उस वक्फ बोर्ड में जितने मुतवली बने हुए हैं, ये सब एक से एक दलाल बैठे पड़े हैं। इतने बड़े बड़े घोटालेबाज हैं कि अगर इनकी फाइल मैं देखता हूं
तो कोई 800 करोड़ का घोटालेबाज है, तो कोई 500 करोड़ का घोटालेबाज है, कोई 40 करोड़ का घोटालेबाज है। तो इसका मतलब कि ये वक्फ की जमीनों पर क्या कर रहे हैं? वक्फ की जमीनों पर शिक्षा देने के लिए न बनाया गया है, स्वास्थ्य की सुविधाएं देने के लिए बनाया गया है, आपको बेहतरी करने के लिए बनाया गया है। आजादी से पहले मुसलमानों की आप स्थिति अगर देखेंगे तो 38% सेवाओं में रहा है, लेकिन जब से कांग्रेस की सरकारें 60 साल से 65 साल तक चली, इनको 1% तक नहीं रहने दिया। 2013 में सिर्फ वोट की राजनीति किया है, इनका मूल एजेंडा तो रहा है विपक्ष कि वोट की मुसलमानों राजनीति को डरा रहा है और आप लोग मोहब्बत भरा पैगाम भेज रहे हैं, इसको इस तरह अगर मानिए। आप उठाकर देखेंगे, मैं 3 जातियों का नाम गिना दूं, शेख, सैयद, पठान और सिद्दीकी और मिर्जा। इन जातियों पर देखेंगे तो बहुत मजबूती से वक्फ की जमीनों पर कब्जा किए हुए। अब उसी में उठाकर देखेंगे, फकीर है, डफाली है, लाख देवी है, मुस्लिम ये दर्जी अपने है। यहाँ वाला गिना रहे हो ना, जो 15-17 नाम गिना। नहीं, मैं सही बता रहा हूँ। इनकी वास्तविकता आप हकीकत जाके जमीन पर देखेंगे ना, तो वो यही कहते हैं कि जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लड़ाई लड़ते हैं, जो अच्छा, एक सुहेल बात से सुनो। भारतीय समाज पार्टी लड़ती, वही ये सही लड़ रही वक्फ है। वाले मुसलमानों के पास तो काफी प्रॉपर्टी है, लेकिन इनसे भी ज्यादा प्रॉपर्टी पता है किसके पास है? वो प्राइम लैंड हमारे देश की, हमारे शहर की, जानते हैं किसके पास है? आपके मित्रों के पास, क्रिश्चियंस के नहीं पास। ठीक नहीं, ये बात ये अलग विषय है जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। उनका आप भी कुछ देखिए, सोचो, उनके बारे में भी कुछ चिंता करो। ताजमहल है, ताजमहल जो है उसको भी वक्फ के लोगों, वक्फ की ने कहा कि ये हमारा। अभी बनारस में जो मस्जिद जिसपे चर्चा हो रही थी, बनारस बाबा विश्वनाथ के बगल में जिसपे चर्चा, वो भी क्रिश्चियंस इनके दोस्त हैं तो ये नाम लेने में भी डर रहे हैं, नहीं, इनकी हवा मुझे निकल ऐसा गई। लगता है, नहीं, अरे कोई हवा क्रिश्चियंस नहीं के पास निकल गई। कितना मैं माल है, कह देखा रहा हूं आपने? कि भारत के जो वक्फ की जमीनें हैं उस पे बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए, उस जमीन पर बेहतर शिक्षा, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी विश्वविद्यालय बनाने की बात कर रहे हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी Thank you, sir. विश्वविद्यालय बने तो जो मदरसों में पढ़ाई होते हैं, मदरसों के बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। सेकंड राउंड का वेट करें सर। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। तो वीरेंद्र जी, ये फाइनल माने कि अब ये राज्यसभा से पास होना तय है, कानून बनेगा? बिल्कुल, देखिए वक्फ बिल जो है वो आज रात में राज्यसभा से भी पास ही हो जाएगा, क्योंकि जो राज्यसभा में स्थिति है 236 सदस्यों में से 98 सदस्य भाजपा के पास हैं और 6 जो नामित हैं ये माना जाता है कि वो भी सरकार के साथ ही वोट करते हैं। 121 का लगभग का जुगाड़ है भाजपा के पास और पास कराने के लिए 119 की ज़रूरत है, तो पास तो करा लेंगे वो, उनके पास 121 की व्यवस्था है। लेकिन एक बात जो अब खुलकर सामने आ गई है वो ये है कि जो वक्फ बोर्डों को लेकर ट्रिब्यूनल बने थे उनकी कहा जाए तो उपयोगिता, हैसियत, औकात समाप्त कर दी गई है। अब वो उस स्थिति में नहीं रह जाएंगे। एक तो हाई कोर्ट में अपील होगी, दूसरा जो सर्वे का अधिकार है वो डीएम को दिया गया है वक्फ की ज़मीनों का, और डीएम का निर्णय अंतिम होगा कि वो वक्फ है या नहीं है। ये कानून में आज बात स्पष्ट हुई है। इस बोर्ड में जो बदलाव हुए हैं उसको लेकर भी लोगों की नाराजगी है और महिलाओं के आने से, गैर मुस्लिमों के आने से जो नामित करेगी सरकार, ये जिसमें बोहरा समाज और आगर खानी समाज, इन लोगों को भी ओबीसी जो है इनको सरकार नामित करेगी, तो सरकार का स्वाभाविक है कि हस्तक्षेप तो बढ़ेगा राज्यों के बोर्ड में। अब ये इतना आसान नहीं है कि जुफर फारूकी 25 साल तक बोर्ड के चेयरमैन रहे लगातार और हर सरकार में उनका वही स्टेटस बरकरार रहे। अब सरकारें अध्यक्ष से लेकर तमाम सारी प्रॉपर्टी पर अपना कंट्रोल कर सकेंगी। जी देखिए, अब तो वक्फ बोर्ड के पास बहुत साफ स्थिति बनती जा रही है कि ना तो वो उसका प्रबंधन कर पाएगा और ना ही वो वक्फ को वक्फ घोषित कर पाएगा। जब डीएम घोषित करेगा तो बोर्ड का ये अधिकार खत्म हो जाएगा। अरे मुझे चिंता हो रही कि हजरतगंज लखनऊ में बड़े बड़े वक्फ माफिया बैठे हैं, शोरूम खुले, इनका क्या होगा? मुझे तो उनकी बड़ी चिंता है। और एक बीजेपी के बड़े नेता, उन्होंने अपना दफ्तर वफ्तर भी बना रखा है, उनके ऊपर भी संकट है। कैसे होगा इन लोगों का? यही तो जिन लोगों ने अब तक मौज काटी है, मनमानी की है, दुकानें बनाई, कॉम्प्लेक्स बिजली बनाए उन्हीं पे हैं, गिरेगी। उन पर तो कार्रवाई होनी भी चाहिए। आज वक्फ बोर्ड पर जब ये बात आती है तो शत्रु संपत्ति भी उसी तरह से आपको देखना चाहिए।
ये हालात भी वहाँ भी यही स्थितियाँ हैं। लेकिन चूंकि अब आज बात हो रही है इस बिल की, ऐसी जानकारी है, ऐसी चर्चा है कि ये जो वक्फ बोर्ड का बिल आया है इस पर टीडीपी के ऐतराज के बाद एक बिंदु में बदलाव किया गया है। अंतिम समय में काफी बदलाव की बात आई है, लेकिन ये भी अब स्पष्ट है कि वक्फ अब कागज से निर्धारित होगा, यानी कि वक्फ कागज से ही चलेगी। सदियों सदियों से परंपरागत तरीके से चली आ रही वक्फ अब वो इस स्थिति में नहीं रह पाएगी। अब उसका निर्धारण कागज से होगा और नहीं होगा तो डीएम को अधिकार होगा। विपक्ष ने यह साफ कहा है कि ना तो इनकी नीति सही है और ना तो इनकी नीयत वक्फ की जमीनों पर, दोनों पर वो भाजपा के खिलाफ हैं। लेकिन ब्रजेश जी, ये जो बदलाव है, ये बदलाव ये कहता है कि हम पारदर्शिता लाना चाहते हैं, गरीब लोगों को उनका हक दिलाना चाहते हैं, और जो अवैध ढंग से 12 साल से वक्फ जमीनों पर कब्जा किए हुए हैं उनको भी ये मालिकाना हक दे सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो जब कोई संस्था भ्रष्टाचार, अत्याचार के कारण बदनाम होने लगती है, आरोप लगने लगते हैं, तो फिर उसमें बदलाव इसी तरह से होते हैं। और इस तरह से अनुकूल समय भाजपा के सरकार में आया है, क्योंकि भाजपा को तो देखिए इसमें राजनीतिक रूप से फायदा है, तो कोई अपना फायदा क्यों छोड़ देगा। लेकिन इस चीज को लोगों को समझना होगा कि भारत में मुसलमान वोट के लिए जो सियासत जिस तरह से बंट गई है वो बहुत खतरनाक है। आज इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, 126 करोड़ का अभी तक देश में वक्फ से राजस्व आता है, लेकिन गरीब मुसलमानों को उसका कितना लाभ मिलता है इस पर अभी तक कोई विचार नहीं आया है। जी ब्रजेश जी, वक्फ बोर्ड के लिए बहुत सारी बातें जब कही गई, जब आजम खां इसके मंत्री थे तो अभी बात आई थी कि ताजमहल पर भी दावा किया गया था, लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को खारिज कर दिया। आज लोगों को इस बात को भी समझना होगा, मुसलमानों को भी, वो घबराए नहीं, इस देश के संविधान पर उनको विश्वास रखना होगा, क्योंकि जब दूध को फाड़ा जाता है तब वो पनीर बनता है, कोयले पर जब जबरदस्त दबाव पड़ता है तब वह हीरा बनता है। तो इस देश में मुश्किलें तोड़ने के लिए नहीं है। अरे अभी सब छीने ले रहे हैं, आप हीरा बनाए दे रहे हो। बताओ आप कितनी ज्यादती कर रहे हो वीरेंद्र जी, अभी सब दबाए दे रहे हैं इनको। देखिए, मैंने तो वक्त के हिसाब से बातें कही हैं और इन लाइनों में भी सुनिएगा जी। गोपाल दास नीरज ने लिखा है, आज बहुत प्रासंगिक है उनकी लाइनें, कि लाखों बार गगरिया फूटी सिकन ना आई पनघट पर, और लाखों बार किश्तियां डूबी चहल पहल वो ही है तट पर, और तम की उम्र बढ़ाने वालों लव की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता, और कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस कार्यक्रम का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले सूफियान निजामी और मौलाना साहब के बीच कुछ मतभेद गंभीर हैं, तो मैं चाहता हूं कि पहले वो लोग अपने अपने मतभेद आपस में बात कर लें, फिर मैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ इस चर्चा को बढ़ाऊंगा। सूफियान निजामी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे उस वक्त, अब आपके पास समय है, आप बोल सकते हैं। देखिए, जी 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 ब्रिजेश भाई शुक्रिया। देखिए, ये मौलाना शहाबुद्दीन साहब जो यहाँ बैठे हैं, ये शायद इस बिल को पढ़ के नहीं आए। जिस भ्रष्टाचार की और जो मैरिज हॉल की और न जाने कहाँ कहाँ की इन्होंने बात की है, इनको शायद इल्म नहीं है कि इसमें जो 44 अमेंडमेंट किए गए हैं उसमें एक अमेंडमेंट भी ऐसा नहीं है जो किसी मुतवल्ली की सज़ा में इजाफा करता हो, या भ्रष्टाचार जो किया है उसमें उसको जेल की सज़ा के पीछे या जेल की कटघरे के पीछे पहुँचाता हो।
दूसरी बात देखिए, ये वही मौलाना साहब हैं, ये शहाबुद्दीन साहब, जो आज बड़े विरोधीवासी गुफ्तगू कर रहे हैं। अभी जब हमारे हिंदू भाइयों का कुंभ था तो इन्होंने दावा किया था कि ये कुंभ जो हो रहा है ये वक्फ की जमीन पर है। हाँ, किया इनसे था। पूछिए कि ये हाँ, बाहरी किया था, ताकतों यही के मौलाना इशारों पर साहब ये थे। बयान दे रहे थे। हाँ, ये जो वैलिड हमारे- पॉइंट आपने हमारे उठाया। मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब, यही मौलाना साहब थे जी। मौलाना जी, साहब जो आप ही के इन्होंने पास आऊंगा, कहा था प्लीज कि वेट। वक्फ हाँ। की जमीन दोनों पर को कुंभ हो स्क्रीन रहा पे है लिया साहब। जाए। और हमारे हिंदू भाइयों का दूसरी बात देखिए साहब, ये है, दूसरी बात यह है कि अभी सलमान खान साहब ने घड़ी पहनी जिसमें जय श्री राम लिखा था। ये बहुत हितैषी बन रहे हैं, मुसलमानों के बड़े हमदर्द रहे हैं। इन्होंने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी है इस मुल्क के मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। इन्होंने उस पर फतवा जारी कर दिया। मोहम्मद शमी ने रमज़ान के दौरान, हालांकि वो सफ़र में थे, उन्होंने पानी पी लिया। जो इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस पर इन्होंने फतवा जारी कर दिया। ये मौलाना साहब पहले ये तय कर लें कि ये किसके साथ हैं, ये मुसलमानों की हिमायत में है या मुसलमानों के अगेंस्ट में है। और दूसरी सबसे अहम चीज़ ये है कि हमारे यहाँ मुनाफिकत पे बड़ा जोर दिया गया है। हमारे यहाँ मुनाफिकत की सज़ा भी बड़ी ख़तरनाक बताई गई है। जो इंसान मुसलमानों के साथ रहे, मुसलमानों जैसा खाए पिए, लेकिन वो मुसलमानों के खिलाफ साजिश करे, तो हमारे यहाँ उसको थैंक यू सर। अब मैं चाहता हूं कि मौलाना शहाबुद्दीन को आप इस पे अपना पक्ष रखने दें। अब आप उनको सुने। मैं चाहता हूं मौलाना शहाबुद्दीन साहब एक एक बिंदु पर, जो भी सुफियान निजामी साहब ने उठाया, आपका एक एक बिंदु पर मैं जवाब चाहता हूं। आप बोल सकते हैं, गो अहेड। जी देखिए, सुफियान निजामी साहब ने जो भी बातें कही हैं वो खुद मुनाफिकत पर और तजलीलियत पर, तखरीबियत पर दलालत करती हैं। उनकी एक एक बात जो है वो गलत बात है, झूठ बोल रहे हैं, इल्जाम तराशी कर रहे हैं। सुफियान साहब प्लीज वेट सर। सुफियान साहब प्लीज सर प्लीज वेट सर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप उनको बोलने दें सर। सर उनको बोलने दें प्लीज। जी शहाबुद्दीन साहब बोलिए। मैंने सुफियान निजामी साहब की तरह मैंने वक्फ की जमीनों पर कब्जा नहीं किया है। मैंने सुफियान निजामी की तरह सियासी दलाली मैंने नहीं की है, न मैं पॉलिटिकल दलाली करता हूं, न मैं किसी का एजेंट। सर रुक जाओ सर, बीच में मत किसी का एजेंट नहीं कंप्लीट करने दो। और सुफियान निजामी साहब अपनी जमीन खिसकती हुई देख रहे हैं, जो इन्होंने कब्जे कर रखे हैं। सर प्लीज वेट सर। सुफियान साहब सुनने की क्षमता विकसित करें। मार्केटें बना रखी है सर, मैं दूंगा समय सर, वायदा रखा है, तो वो सब खिसकने का डर है। इस वजह से सुफियान निजामी साहब घबरा रहे हैं, परेशान हैं वक्फ बोर्ड से। अच्छा एक बात बताओ मुझे, चलो उन्होंने जो बिंदुवार जवाब मांगे हैं आपसे, मैं आप बीच में ना बोले मौलाना सुफियान साहब। कुंभ मेले की बात बता रहा हूँ। कुंभ मेले पे रुक जाए बात कही थी कि 55 बीघा जमीन की मैंने बात की थी। वो 55 बीघा जमीन झूसी में एक दरगाह है, 189 उसका रजिस्टर्ड नंबर है। आज भी मैं अपनी बात पर कायम हूं। रह गई बात क्रिकेटर की और सलमान खान की, वो मैंने शरीयत की बात बताई है। मैं आलिम दीन हूं, मैं मुफ्ती हूं, मेरे पास लोग आते हैं मसाले शरिया पूछने के लिए, शरीयत की बात पूछने के लिए। मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाता हूं, शरीयत की बात करता हूं। मैं सुफियान निजामी की तरह चोरी शहाबुद्दीन साहब अब एक सेकंड रुक जाएं सर आप। अब एक सेकंड रुक जाएं। मैं चाहता हूं कि 20 सेकंड में आपको दूंगा सुफियान साहब, इससे अधिक नहीं, क्योंकि पैनल पे महत्वपूर्ण लोग और भी मौजूद हैं। अगले 20 सेकंड में आप सफाई दे दें और वो 20 सेकंड में उनका आपको भी दूंगा, आपको भी दूंगा। ब्रजेश साहब मुझे भी देंगे 20 सेकंड। बिल्कुल दूंगा, वायदा सर, वायदा सर, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटता। सुफियान निजामी की बारी है, उनको बोलने दें। 20 सेकंड अनइंटरप्टेड, बोलिए सर। नहीं सर, देखिए सर, जो तमाम बातें शहाबुद्दीन साहब ने की हैं, वो जाहिर सी बात है कि वो बड़े आलिम दीन होने का दावा करते हैं, मुफ्ती होने का भी दावा करते हैं, मगर मैंने आपको आईना दिखाया। सर प्लीज वेट सर, प्लीज वेट सर, प्लीज वेट। मैं दूंगा सर समय, वायदा दूंगा सर। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ सर, शांत हो जाओ सर, शांत हो जाओ सर, नमस्कार करते हैं, शांत हो जाओ सर। सब कुछ दिखा दूंगा। मैं दूंगा समय आपको, अपनी बारी में बोलना है। आप मुफ्ती साहब हैं, आपको मुबारक हो। 20 सेकंड हो जाने जाओ। एक एक चीज आप 20 सेकंड। अरे आप तो देखो 20 सेकंड आपको 20 सेकंड की भी सर, आप सबर पैदा करो सर। 20 सेकंड का केवल मैं सर आप ही दे दूं टाइम। सिर्फ इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि शरीयत के दायरे में वक्फ क्या मसला है। शहाबुद्दीन साहब उस पर भी जरा रोशनी डाल दें कि शरीयत की नज़र में वक्फ का कितना अहम मसला है, और ये जो सदका जारिया है ये कहाँ से शुरू हुई है, और अगर इस पर किसी गैर मुस्लिम को आप काबिज करेंगे या इन्वॉल्व करेंगे तो शरीयत में उसका क्या हुक्म है, इस पर भी आप वज़ाहत थैंक यू सर। आप शांत हो जाएं और एक दूसरे को सुने। बड़ी ही इंटरेस्टिंग डिबेट है। मौलाना शहाबुद्दीन साहब, मैं चाहता हूं कि बजाय पर्सनल एलिगेशन के पॉइंट वाइज पॉइंट रिप्लाई दीजिए। बहुत अच्छी बातें आप लोग दोनों कर रहे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन बोलिए। जी
सुफियान साहब को जो मैंने बातें कही, इन्होंने मुनाफिक कहा, इसलिए मैंने कहा कि ये दर मुनाफिक हैं। ये मैंने किसी आपको के नहीं कहा, नहीं सर, प्लीज मैंने आपका प्लीज, नाम नहीं लिया। आप सर संयम मैंने रखें। आपका नाम नहीं लिया आप सर। सबर कर लें प्लीज। प्रोक्सी नहीं हूं। सबर सबर आप सबर मुनाफिकत का मैंने आपका साबुद्दीन नाम साहब नहीं बोले लिया। आप। मुनाफिकत हाँ, मैंने आपका नाम नहीं लिया, सुन लिया, नोट कर लिया मैंने सर, अब आपका उनको नाम बोलने लेके दें। मुनाफिक कहा नहीं, आपने अपने आप को मुनाफिक प्लीज। साबित यहाँ करने की कोशिश की, इसमें मेरा कोई कसूर सर, नहीं। शांत मैंने सर, आपका शांत। नाम नहीं लिया। ओके। प्रॉक्सी हैं। मौलाना साहब आप जैसे इस्लाम के गद्दारों की जरूरत नहीं है, आप जैसे मुस्लिम कौम के गद्दारों की जरूरत नहीं है। मीर जाफर और मीर सादिक आप ही जैसे लोग तो थे जिन्होंने इस्लामी मैं आऊंगा सर, आप आऊंगा। समीर सिंह ने भी कह दिया है, हमारा टाइम दे दो। अच्छा एक सेकंड, अब मौलाना शाहबुद्दीन रुक जाओ। ये गद्दार उद्दार वाली बात ना करो सर, ये अच्छी बात नहीं है। हर कोई इस देश का नागरिक है, इस मुल्क का एक सिटीजन है सर, सबकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप किसी को गद्दार नहीं कह सकते हो। इन्होंने मुझे मुनाफिक कहा, इन्होंने मुनाफिक कहा, मैं उस पर भी आपत्ति है सर, कोई हक नहीं ऐसा कहने का। इसका जवाब दे रहा हूं मैं। साहब ने अपने ऊपर ले लिया उसको। अब बोले आप सुफियान साहब। शहाबुद्दीन साहब ने उसको अपने ऊपर ले लिया, मैंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया। मैंने ब्रजेश भाई किसी का नाम नहीं लिया। मुझे जवाब दे रहे थे, मुझे जो जवाब दे रहे थे वो उसी का मैंने जवाब दिया। शाहबुद्दीन साहब सर फिर समय ले लेना। मैंने जो सवाल किया, मैंने आप इस्लाम दुश्मन के ताल्लुक से, मैंने वक्फ के ताल्लुक से जो सवाल किया उनसे, आप जो है वो इस्लाम के साथ मुसलमानों के साथ गद्दारी मत करिए। मैंने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया तो मैं मुनाफिक हो गया। वक्फ संशोधन बिल का मैंने समर्थन किया तो आपकी नजर में मुनाफिक हो गया। आप क्या मुझे गाली देंगे? आपको हक पहुंचता है गाली देने का, और मैंने आपको आईना दिखा दिया और आपको आईना दिखाया तो आपको बुरा लग गया। आप मुझे गाली दे, मैं बर्दाश्त करता रहूंगा। मैं आम किस्म का मौलाना नहीं हूँ, मैं घर तक पहुंचाने वाला मौलाना हूँ। मैं एक एक चीज जो हकीकत धमकी दे रहे हो सर, आप धमकी मत दो। देखो मौलाना साहब, धमकी मत दो, धमकी नहीं, धमकी लखनऊ में जहां धमकी नहीं, इसकी मुझे जानकारी है। धमकी नहीं। आका आपकी मेहरबानियां क्या क्या नवाजिशात हैं और गवर्नमेंट से क्या फ्यूज हासिल करते हैं, क्या हो गया सर, सहूलतें हासिल करते हैं। आप सुनने की क्षमता विकसित करो सर। मौलाना साहब शांत हो जाओ, मौलाना साहब शांत शांत, कूल डाउन, कूल डाउन, बर्दाश्त नहीं कर कूल सकता डाउन हूं सर, शांत। मुझे ओके, मुनाफिक नहीं कहेंगे, सुफियान साहब आप बोल सकते देंगे, मैं गाली नहीं सुन सकता। ओके सर, सुन लिया, अब उनको मैंने बोलने आपको दें। नहीं कहा सर, बोले मैंने आपको मुनाफिक नहीं कहा, मैंने नाम कलाम लिया, आप अपने ऊपर उसको क्यों ले रहे हैं? मैंने एक जुमला कहा कि जो शख्स मुसलमानों के साथ है, नहीं अभी आज आप बुरे जो मेरे दौर में सवालों का आप मेरी बात का जवाब दे रहे थे तो आपको जो अभी ब्रजेश मिश्रा साहब ने मेरे मोहतरम ने कहा कि आप जवाब दीजिए, तो किसका जवाब दे रहे थे? मुझे को मुनाफिक कह रहे थे। मुनाफिक कहना ब्रजेश भाई गाली है, बहुत बड़ी गाली है। इन्होंने मुझे बहुत बड़ी गाली दी, इसलिए मैं जो जवाब दे रहा हूँ मैं उस गाली का जवाब दे रहा हूँ और इससे ज्यादा सख्त जवाब देना जानता हूँ। तो एक बात बताओ, देखो आपस में एक दूसरे को गद्दार या इस तरह कहना ये अनुचित बात है। आपसे सवाल किया है, आप जवाब। इन्होंने मुनाफिक मुझे क्यों कहा, इसका जवाब चाहिए मुझे। मुनाफिक कह के इन्होंने गाली क्यों दी? मैंने कहा, मैंने आपको नहीं कहा, आप डिबेट उठा के देख लीजिए, मैंने आपका नाम नहीं लिया। मैंने आपका नाम लेके कब कहा कि आप नहीं, आप मुझे आप मेरी बातों का ही जवाब दे रहे थे। ब्रजेश मिश्रा साहब ने आपको रोका था पहले जब मैंने कहा तब आप बार बार आप जवाब देना चाहते थे। उन्होंने रोका, आपको कहा कि बाद में दीजिएगा, फिर बाद में आपने मेरी बातों का जवाब दिया। मैंने वक्फ संशोधन बिल का मैंने समर्थन किया। मौलाना साहब मैं उनकी तरफ से चलो खेद प्रकट कर देता हूँ। एक सेकंड रुको मौलाना साहब, मैं चलो खेद प्रकट कर देता हूँ, मैं ही कर देता हूँ। मैं मुनाफिक, अच्छा सुन लो आप, एक सेकंड दोनों लोग रुको। मौलाना साहब मैं खेद प्रकट करता हूं कि मेरी डिबेट में आपको मुनाफिक बोला गया, मैं खेद प्रकट करता हूं। अब आप शांत हो जाओ। सुफियान साहब बोलो, आप 20 सेकंड बचे। नहीं बोला सर ब्रजेश भाई, मैंने उनको नहीं बोला। चलो कोई किसी को बोला, मैं खेद प्रकट कर देता हूं। खत्म करो। किसको बोला? मैंने उनको नहीं कहा, आपने ये तो बता दो, आप किसको बोला? मैंने आपको नहीं कहा, मैंने उन लोगों को कहा जो मुसलमानों के साथ रहते हैं, मुसलमानों के साथ खाते पीते हैं और फिर मुसलमानों को नुकसान पहुंचाते हैं, मैंने उसको बोला। ओके थैंक यू। अब आप शांत हो जाओ, कृपया शांत हो जाओ आप। मौलाना साहब 10 सेकंड आप अपना रिप्लाई दे दो और आप दोनों का चैप्टर में अभी इस इशू को क्लोज कर देता हूं। शाहबुद्दीन साहब बोलो। देखिए वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को फायदे, एक मसला पूछा था आपको, रुक जाओ अब, आप संयम रखो। मौलाना साहब देखिए मुसलमानों को इससे बहुत फायदे हैं। गरीब कमजोर लाचार मुसलमानों की भलाई के काम होंगे और स्कूल कॉलेजेस बनेंगे, मस्जिदें बनेंगी, मदरसे बनेंगे, उनको वजीफे मिलेंगे। धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया। समीर जी आपको मैं 60 सेकंड दे पाऊंगा सर, थोड़ा मसला हो गया, आज आपका टाइम कट गया है। देखिए मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। एक तो निजामी साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ कि निजामी साहब, देश कानून से चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा।
और अगर आप बहुत बड़े ज्ञाता हैं तो आपको पता होना चाहिए कि दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं, मुस्लिम राष्ट्र हैं, जहां वक्फ नहीं है। सीरिया जैसे देश में वक्फ नहीं है, और भी देशों का नाम गिना दूंगा, ब्रजेश जी समय नहीं दे रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से शहाबुद्दीन साहब जो बात कह रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल, पहले भी संशोधन हुआ, 95 में कांग्रेस ने किया था, आज 25 में हम कर रहे हैं। हम मुसलमानों की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, हम उनके विकास के लिए कर रहे हैं, हम उनकी तरक्की के लिए कर रहे हैं, हम भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं। और निजामी साहब जैसे सफ़ेद कॉलर लोग जो ज़मीनों पर कब्जा किए हैं, जो दुकानों पर कब्जा किए हैं, जो अपने धंधे चला रहे हैं, उनके धंधे बंद होने का डर है। इस नाते निजामी साहब जैसे लोग हाय तौबा मचाए हैं। ये उत्तर प्रदेश है, कानून का राज है निजामी साहब, या किसी को भी कानून तोड़ने का अधिकार नहीं है, कड़ाई से उसका पालन होगा। और समाज के विकास के लिए हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए आपसे जानना चाहता हूँ कि कुछ मतभेद है, कुछ पक्ष में भी है, कुछ खिलाफ भी है। आप क्या चाहते हो कि भारत सरकार इसे कानून बनाने से पहले और क्लैरिटी दे, या इतना पर्याप्त है? मैं बिल्कुल चाहता हूं कि भारत सरकार की नीयत के ऊपर विपक्ष को शंका है। मैंने पहले भी कहा और फिर कह रहा हूं कि भारत सरकार कानून और न्याय का आड़ लेकर के मुसलमानों के हक के ऊपर डाका डालना चाहती है और इस देश में बंटवारे की राजनीति को बढ़ाना चाहती है। आज मुसलमानों का नंबर आया है, कल ईसाई का नंबर आएगा, परसों बौद्ध का नंबर आएगा। ईसाइयों के पास तो ज्यादा है। और एक में अभी मौलाना साहब लोगों की बात हो रही थी और समीर सिंह जी बड़ा उसमें रुचि ले रहे। नहीं, आप भी रुचि ले रहे थे। नहीं, मैं रुचि आप भी कूद रहे। नहीं, आप आपको शंका नहीं रहा है। शंका तो आपको हमेशा रहा है, शंका में ही जीवन बीत रहा है समाजवादी पार्टी की। शंका आप जैसे 20 सेकंड बचे सर, 20 जी। एक अंत में शेर सुना देता हूँ। अरे इरशाद। उसके कत्ल पे मैं चुप था, उसके कत्ल पे मैं चुप था, अब मेरा नंबर आया है और मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। किसका है अगला नंबर? आज जो लोग बहुत खुश हैं इस सरकार के फैसले और इसकी इस चतुराई से, चालाकी से, शब्दों की हेरा फेरी करके जनता को ठगने के काम प्रेरणा लो सर, प्रेरणा। आने वाले समय में ये इस देश में सरकार पहले मुसलमान विरोधी एजेंडा, फिर दलित विरोधी एजेंडा, फिर ईसाई विरोधी एजेंडा, फिर पिछड़ा आप क्या विरोधी चाहते हो एजेंडा, कि कुछ यही कायम करना चाहते और क्लैरिटी आए, या इतना पर्याप्त है? और दूसरी बात, राहुल गांधी नहीं बोले लोकसभा में। देखिए, गौरव गोगोई जी बोले, वो भी उपनेता हैं सदन के। थोड़ा अगर वो राहुल जी नहीं बोले, उनको फिर वो वंशवाद हो गया, और उपनेता गोगोई जी बोल दिए तो सवाल हो गया, चिट भी मेरी पट भी तेरी। क्या देखिए, आप अभी कह रहे थे कि वक्फ बाय यूज जो है वो अभी से लागू होगा। सेक्शन 36(1)A इस बिल का कह रहा है, ये एबॉलिशेस वक्फ बाय लॉन्ग टर्म यूज डिमांडिंग फॉर्मल डीड। इसका क्या मतलब है ब्रजेश जी? कि लंबे समय से जो लोग वक्फ की संपत्ति पे काबिज हैं या उसका उपयोग कर रहे हैं, उनसे फॉर्मल डीड मांगा जाएगा। अगर नहीं होगा तो सरकार का कोई अधिकारी उनको वहां से सर रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता। मैं इस कानून को जानता हूं सर, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं जा सकता। एक लास्ट बात कहूं, ये अभी दिख गया सरकार क्या चाहती है। ये शहाबुद्दीन के पीछे कौन सी ताकत खड़ी है? मुसलमान होके खुश है और आप हिंदू होके नाराज। सुनिए, कौन सी मैं थैंक यू। भाजपा क्या चाहती वो मैं बता रहा हूं। अरुण राजभर, इनके पीछे कौन खड़ा है? थोड़ा सहयोग करें, आज वक्त कम है। बात कर रहे हैं। ओके, अरुण राजभर कहां से है? अरुण राजभर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कुछ और क्लैरिटी आए। जैसे कि अभी सुफियान साहब और शहाबुद्दीन साहब के बीच थोड़े मतभेद हैं, कोई पक्ष में और कोई खिलाफ है। क्या आप चाहते हैं कि थोड़ी और क्लैरिटी आए तो लोगों को ये जो शंका है, डाउट है, ये खत्म हो? देखिए, पूरी बेहतर तरीके से जनता के बीच में क्लैरिटी आ रही है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने बहुत अच्छी बात कहा। अच्छा, और सुफियान ने अच्छी बात नहीं कही? नहीं, बिल्कुल नहीं कहा। वो सुफियान है जो फारूकी साहब के साथ मिलकर के दलाली करते हैं। ये सही बात है? ये इस तरह के आप नहीं गलत। देखो, शब्दों का चयन ठीक करो। आप किसी को इस तरह नहीं बोल सकते, गलत बात। स्ट्रांगली ऑब्जेक्शन, इस तरह के शब्द मत बोलिए। ठीक बात है, ठीक बात है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग हमारे पास है, और भी हमारे पास है। सरकार में कार्रवाई क्यों नहीं कराते हैं? को देखते हैं ये तो सरकार में बोर्ड में जितने भी उत्तर प्रदेश के बोर्डों की प्रॉपर्टी की बात आती है, हमारे यहाँ जाती है, दिखाते हैं। यही लोग सबसे ज्यादा कब्जा किए, जो आज बैठ के विरोध कर रहे हैं, यही लोग सबसे ज्यादा कब्जा किए। अरे तो कौन सी कार्रवाई कर ली? आपके पिताजी तो मंत्री हैं इस विभाग के, क्यों नहीं पकड़ लेते आप इन लोगों को?
कार्रवाई करने का पावर इसलिए नहीं देते हैं कि 50 साल से एक ही व्यक्ति चेयरमैन बैठा रहेगा। तो क्यों नहीं हटा पाए आज तक जफर फारूकी को? हटा पाए आप? क्योंकि 21 साल से अध्यक्ष बना बैठा है। मुतवल्ली वही बनाते हैं चेयरमैन। आप सामना नहीं कर सकते हैं। जफर फारूकी आ जाता है तो आप सामना नहीं कर पाओगे जफर फारूकी का। बिल्कुल नहीं। आपके पिताजी भले मंत्री हो, जफर फारूकी बहुत बड़ी चीज है। ऐसे नहीं, कुछ नहीं है। आपको उन्होंने अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं दिया आपके पिताजी को जब मंत्री हैं जफर फारूकी ने। इसीलिए तो, क्योंकि वो जो अड्डा बना लिए हैं भ्रष्टाचार का, वो अड्डे पर सर आपके दम नहीं है कि एक नोटिस जारी कर सको जफर फारूकी को? नहीं, जारी हो रही है। जारी हो रही है। साल भर में कर्टसी कॉल भी करने वो आदमी नहीं आया इनके पूरी तरीके से। सर आप सवाल ना करो। थैंक यू सर, सारे वक्त की धन्यवाद। की रिपोर्ट अगला 20 सेकंड डॉक्टर समीर सिंह को, इनके टाइम में कटौती हुई थी, ये बोल मैं दूंगा सर। अगर बच गया तो दे दूंगा, अगर रोका नहीं गया विज्ञापन का दबाव है सर, रोकना पड़ेगा। सो बहुत लंबी लंबी बातें कर रहे। कांग्रेस के प्रवक्ता ये चाहते हैं न खाता न बही, कांग्रेस पार्टी जो कहे वही सही। ये चाहते हैं कि वक्फ की संपत्तियों पर जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कब्जा किया है, वो बिना कागज के उस प्रॉपर्टी को कब्जा करके रखें। उस प्रॉपर्टी का कोई भी लाभ उस समाज को न दे। सबसे बड़ा अगर कोई मुसलमानों का दुश्मन है, में बोल लो जो बोलना, मेरे पास टाइम नहीं है। कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है। धन्यवाद सर, हमारे साथ धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहन भाइयों आप सबका भी शुक्रिया। बस देखते रहिए, राज्यसभा में थोड़ी देर में ये बिल पास होने वाला और 2-3 दिन के अंदर कानून बन जाएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।